तो दोस्तों पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में जो होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। होमोमॉर्फिज्म हम कहाँ से कहाँ लिए थे, एक क्वोशिएंट ग्रुप z/4z से दूसरे क्वोशिएंट ग्रुप z/6z पे, और वहाँ हमने चेक किया था कि f ऑफ 4z+1 के ऑर्डर दो पॉसिबिलिटी के साथ आ रहे हैं, या तो 1 होगा या 2 होगा। 1 पे डिस्कस कर चुके थे और हम देख चुके थे कि जब ऑर्डर 1 हो रहा है तो होमोमॉर्फिज्म बना रहा है। अब हम आएंगे केस 2 पे, व्हेन ऑर्डर ऑफ f ऑफ 4z+1 इज इक्वल टू 2। पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको वाइडली ये समझ में आया होगा, ठीक है। केस 2 में हम डिस्कस करेंगे जब इसका ऑर्डर 2 हो जाए। अब अगर इसका ऑर्डर 2 हो गया तो देन f ऑफ 4z+1, इसका ऑर्डर 2 होने का मतलब इसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। 4z+1 की इमेज थी f ऑफ 4z+1 और ये बिलोंग कर गया था z/6z में, तो 6z में अगर ये बिलोंग कर गया तो इसके किसी एलिमेंट के बराबर होगा ये, ठीक है। और कौन सा वाला एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 हो, तो इसमें किस एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा, इसमें 6z+3 का ही ऑर्डर 2 होगा ना, क्योंकि 6z+3 को खुद पे 2 बार ऑपरेट कराने पे ये वापस कहाँ चला जाता है, 6z बन जाता है, मतलब आइडेंटिटी बन जाता है। तो यही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें दूसरा फंक्शन मिल चुका है, अब देख लेते हैं ये फंक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं और होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। नाउ f ऑफ 4z+1 इक्वल टू 6z+3। सो f ऑफ 4z+n इक्वल टू 6z+3n, क्योंकि n से मल्टीप्लाई हो जा रहा था यहाँ पे n से मल्टीप्लाई हो जा रहा था, तो ये हो जा रहा था 6z+3n। सो f ऑफ 4z+n इज इक्वल टू 6z+3n। अब हमें इसके बारे में सारा डिस्कस करना है। अगर ऐसा है तो क्या ये फंक्शन वेल डिफाइंड है और क्या ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो वेल डिफाइंड के लिए मैंने आपसे बताया था कि क्या करते हैं, f ऑफ 4z+n इक्वल टू 6z+3n। अगर ऐसा है तो मैंने बताया था वेल डिफाइंड। टू चेक इट इज़ वेल डिफाइंड, हम 2 एलिमेंट लेंगे और उनको इक्वल मान के चलेंगे, फिर उनकी इमेजेस को इक्वल दिखा देंगे। लेट 4z+n इक्वल टू 4z+m। हम क्या लेके चलते हैं, एलिमेंट्स को इक्वल लेके चलते हैं, x1 इक्वल टू x2 और दिखा देंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अगर ऐसा है तो हमने देखा कि n माइनस m बिलोंग्स टू 4z, इसके बारे में डिटेल डिस्कस कर चुके थे। नाउ मल्टीप्लाई बाई 3, दिस इज n माइनस m बिलोंग्स टू 12z, और 12z ऑलरेडी 4z का सबसेट हो जाता है, उसी में बिलोंग कर जाता है। दैट इम्प्लाइज 3n माइनस 3m बिलोंग्स टू 4z। दैट इम्प्लाइज 3n प्लस 4z इक्वल टू 3m प्लस 4z। कहाँ से, आप यहाँ से देख सकते हो, यही जो ये प्रोसेस को रिवर्स कर दिया है, यहाँ हमने ये प्रोसेस को रिवर्स कर दिया है, और दिस इज साइन ऑफ इक्वालिटी। सो f ऑफ 4z+3n इक्वल टू f ऑफ 4z+3m। मतलब एलिमेंट्स इक्वल तो उनकी इमेजेस भी इक्वल आ गई, हैंस f इज वेल डिफाइंड, f इज वेल डिफाइंड। अब अगर ऐसा हो गया तो अब चेक करते हैं होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। f इज होमोमॉर्फिज्म, ये चेकिंग कैसे करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे x और y,
लेट 4z प्लस n 4z प्लस m belongs to z by 4z, देन देखिए f ऑफ 4z प्लस n प्लस 4z प्लस m, a प्लस b को हम अलग अलग करना था। ये देखिए दिस इज राइट कोसेट एंड प्रोडक्ट ऑफ राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट। दिस इज 4z प्लस n प्लस m। और फंक्शन कैसे डिफाइन था हमारा, फंक्शन कैसे डिफाइन था, फंक्शन डिफाइन था इधर f ऑफ 4z प्लस n इक्वल टू 6z प्लस 3n, तो वहाँ 3n प्लस m हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज f ऑफ 4z प्लस n प्लस 4z प्लस m इक्वल टू 4z प्लस 3n प्लस m। ये दिस इज इक्वल टू 4z प्लस 3n प्लस 4z प्लस 3m, और ये हो गया f ऑफ 4z प्लस n प्लस f ऑफ 4z प्लस m। ये भी क्या हो गया, f ऑफ a प्लस b इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b। Hence f is homomorphism, homomorphism। So by both cases we can conclude that there exist two homomorphisms between z by 4z to z by 6z। तो z बाई 4z से z बाई 6z के बीच टोटल 2 होमोमॉर्फिज्म मिल रहे हैं। अगर आप पूरी केस देखें यहाँ पे, तो आपने देखा कि z बाई 4z और z बाई 6z हमने लिया, तो हम मान के चल रहे थे कि जो f आया था ना, f ऑफ 4z प्लस 1, वो दो चीज़ों को डिवाइड कर रहा था, ऑर्डर 4 को भी डिवाइड कर रहा था और 6 को भी डिवाइड कर रहा था। ठीक है, तो अगर z बाई mz अगर हम इसको जनरलाइज करें, if we generalize this concept, then f from z by mz to z by mz। अब देखिए उस पहली केसेस में z बाई 4z था और z बाई 6z था, यहाँ 4 था यहाँ 6 था, तो हमने देखा था कि फंक्शन 4 को भी डिवाइड कर रहा था और फंक्शन 6 को भी डिवाइड कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे वो f n को भी डिवाइड करेगा और m को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जो n और m दोनों को डिवाइड करेगा वो बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, तो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, उतना ही होमोमॉर्फिज्म हमें मिल रहा था। 4 और 6 का जो सबसे बड़ा कॉमन एलिमेंट था 2, वही हमारा नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म था। 2 होमोमॉर्फिज्म मिले। ठीक है, 4 और 6 का हमें 2 होमोमॉर्फिज्म मिला। सो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म is equal to GCD of n and m between z by mz to z by nz। इसको m कर लो आप। This is mz and nz। ठीक है, क्योंकि पिछली केसेस में देखिए, इस केस में हमने देखा कि हमारे पास एक फंक्शन था। ठीक है, ये वाला। ठीक है,
4z प्लस n इसका एलिमेंट था, इसको हमने ब्रेक कर लिया 4z प्लस 1 में। तो इधर जितने भी z अपॉन mz आएंगे, z अपॉन mz आएंगे, उनको हम 4z प्लस 1 या mz प्लस 1 में ब्रेक कर लेंगे। इसको हमने किस में ब्रेक किया? 4z प्लस 1 में, सबको 4z प्लस 1 में। तो यहाँ अगर m होता तो हम क्या लिखते? इसको हम लिख देते यहाँ पे अगला m इंटू एफ ऑफ 4z प्लस 1, ठीक है। और हम बाद में देखते कि ये किसको किसको डिवाइड कर रहे हैं। ये डिवाइड कर रहे हैं किसको? 4 को डिवाइड कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ 4z प्लस 1 4 को डिवाइड कर रहा है, तो mz प्लस 1 m को डिवाइड करेगा। इस क्वेश्चन में 4 की जगह खाली m करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन में 4 की जगह m करना है। अगर यहाँ mz होता तो m को डिवाइड करता, ठीक है, और mz होता तो m को डिवाइड करता, और nz होता तो n को डिवाइड करता। हमने देखा कि एफ ऑफ 4z प्लस 1 4 और 6 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से ये n और m दोनों को डिवाइड करेगा। और हाई जो वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर जो n और m को डिवाइड करे उसे क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। और उतने ही नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमें मिल रहे थे। सो यहाँ पे हमने कंक्लूड किया कि हमारे पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने हैं? GCD ऑफ m एंड n। ये कंक्लूजन रहा टोटल आज का, इस पूरे के पूरे लेक्चर का। आप इसको समझने के लिए आपको दोनों लेक्चर्स को कंटिन्यू देखना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था जनरलाइज करने के लिए, इसीलिए इसे 2 पार्ट में आपको बताना पड़ा। केस 1 पूरी डिस्कस करेंगे कि हमने, फिर केस 2 को भी पूरा डिस्कस किया, और उसके बाद हमने बस इतना किया कि जहाँ 4z और 6z लिखा हुआ था, 4 को m मान लिया और 6 को n मान लिया। तो हमने देखा 4 और 6 था तो 2 होमोमॉर्फिज्म आए थे, उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 2। तो m और n होगा तो उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमारे पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा तरीका 2 क्वोशंट ग्रुप z बाई 4z और z बाई 6z या z बाई mz एंड z बाई nz के बीच होमोमॉर्फिज्म निकालने का, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन ग्रुप्स मिलेंगे, उनके बीच होमोमॉर्फिज्म के निकालने के अलग अलग तरीके होंगे, बट आपके लिए CUET में इसी पे आता है कि दो क्वोशंट ग्रुप दे देगा, इसी का इंटीजर और उसका सब ग्रुप लेके क्वोशंट ग्रुप बनाएगा, बस यही दोनों रहेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म पूछेगा तो आपको इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकाल के आंसर लिख देना है। दैट इज z बाई 6z, z बाई 18z अगर हो तो उसके बीच कितने होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे? तो 6 और 18 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र दैट इज 6, तो कितने मिलेंगे? 6 होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे। तो ये रहा आपका मेन कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग ग्रुप के होमोमॉर्फिज्म के बाद उसके अगले टॉपिक पे चलेंगे, कर्नल सब ग्रुप और कर्नल ग्रुप, जहाँ पूरा का पूरा होमोमॉर्फिज्म का एक्सपेक्ट आएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।